खुशामदीद। आज हम एक ड्रामे हमराही के प्रोमो से अख्ज़ किए गए कुछ बहुत गहरे ख्यालात पर बात कर रहे हैं। ये प्रोमो इंसानी रिश्तों की दो ऐसी हकीकतें सामने लाता है जिनसे हम सब गुजरते हैं। एक तो बाप और बेटे के दरमियान समझ-बूझ का वो चक्कर जो नस्लों तक चलता है, और दूसरा मोहब्बत भरे ताल्लुक की वो पेचीदा नौइयत जहां एक ही शख्स सुकून भी देता है और तकलीफ भी। जी, और आज हमारी गुफ्तगू का जो मरकजी सवाल है वो यही है कि क्या ये शदीद तज़ादात, जैसे किसी का आपके लिए बैक वक्त जहर भी होना और दवा भी, एक गहरे और पुख्ता रिश्ते की अलामत है, या फिर ये दरअसल एक गैर मुस्तहकम, जज्बाती तौर पर गैर सेहतमंद और मुमकिना तौर पर नुकसानदेह ताल्लुक की निशानदही करते हैं? मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये तज़ादात इंसानी ताल्लुकात का एक फितरी और लाज़मी हिस्सा हैं। ये कमज़ोरी नहीं, बल्कि गहरी मोहब्बत, किरदार की नशोनुमा और ज़िंदगी की हकीकत की अक्कासी करते हैं। और मैं ये दलील पेश करूंगा कि जब हम ऐसे शदीद तज़ादात को रोमानवी शक्ल देते हैं तो हम दरअसल जज्बाती अदम इस्तेहकाम और नुकसानदेह रवैयों को मामूल बना रहे होते हैं। सेहतमंद रिश्ते गहराई के बावजूद इस्तेहकाम पर कायम होते हैं, मुसलसल बहरान पर नहीं। देखें, इस प्रोमो में एक बहुत पुरानी कहावत का जिक्र आता है कि जिस उम्र में आपको एहसास होता है कि आपका बाप सही था, ठीक उसी उम्र में आपका बेटा आपको गलत कह रहा होता है। अब ये कोई नाकामी नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक कुदरती इर्तिका है। ये नस्ल दर नस्ल चलने वाला हिकमत और हमदर्दी का सफर है। मतलब हर नस्ल अपने से पिछली नस्ल के तजुर्बात को खुद जीकर ही पूरी तरह समझ पाती है। इसी तरह जब एक रिश्ते को जहर और दवा या दर्द और मरहम कहा जाता है, तो ये उसकी शिद्दत को जाहिर करता है। हकीकी मोहब्बत में आप खुद को दूसरे के हवाले कर देते हैं, और यही कमजोरी आपको बेपनाह खुशी के साथ गहरे दर्द का इम्कान भी देती है। तो ये तजादात बामानी रिश्तों की कीमत हैं, उनकी कमजोरी नहीं। ये इस बात की अलामत है कि रिश्ता इतना गहरा है कि वो आपकी पूरी शख्सियत पर असर डाल सकता है। मैं इस नज़रिए को बहुत शायराना तो समझता हूँ, लेकिन अमली तौर पर खतरनाक भी है। बाप बेटे के रिश्ते का ये चक्कर, ये दरअसल नस्लों के दरमियान राब्ते और तरबियत की नाकामी का इतराफ़ है। ये इस बात की अलामत है कि हिकमत मुंतकिल नहीं हो रही, बल्कि गलतियां दोहराई जा रही हैं। हम इसे तकदीर कहकर बेहतर वालिदैन बनने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। और जहां तक किसी अजीज को जहर और दवा कहने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। सेहतमंद रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन जहर का लफ्ज़ महज तकलीफ नहीं, ये एक ऐसी चीज़ की तरफ इशारा है जो आपको अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती है। एक मुस्तहकम रिश्ता आपको मुसलसल सहारा और मरहम देता है, ना कि आपको दर्द और दवा के एक न ख़त्म होने वाले चक्कर में उलझाए रखता है। इन तज़ादात को गहराई समझना, यानी ये तो जज्बाती अदम तहफ़्फ़ुज़ को कबूल करने के मुतरादिफ है। आपने इससे राब्ते की नाकामी कहा, जो एक दिलचस्प नुक्ता है। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें अल्फाज में मुंतकिल किया ही नहीं जा सकता? हिकमत सिर्फ नसीहत से नहीं आती, वो तजुर्बे से आती है। एक बेटा बाप की कुर्बानियों, उसके खौफ और उसकी मोहब्बत को तब तक पूरी तरह नहीं समझ सकता जब तक वो खुद उन जिम्मेदारियों से ना गुजरे। तो ये नाकामी नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बे की एक हद का एतराफ़ है। जब वो बेटा खुद बाप बनता है, तो वो अपने बाप को एक नए एहतराम और एक गहरी समझ से देखता है। ये एक ऐसा लम्हा है जो रिश्ते को माजी में जाकर मजीद मजबूत कर देता है, भले ही उसका एहसास होने में कई दहाइयां लग जाएं। लेकिन इस मंतिक में एक मसला है ना। आप इसे तजुर्बे की नागुज़ीरियत कह रही हैं, लेकिन मैं इसे एक अलमिया कहता हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक बाप अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे से वो जज्बाती और फिक्री कुर्बत हासिल करने में नाकाम रहा जिसका वो हकदार था। जब तक बेटे को समझ आती है, तब तक शायद बाप से बात करने, उसका शुक्रिया अदा करने या माफ़ी मांगने का वक्त गुजर चुका होता है। सोशियोलॉजी में इसे नस्ली इम्प्रिंटिंग से जोड़ा जाता है, जहां हम लाशौरी तौर पर अपने वालिदैन के पैटर्न, उनकी खामियां और उनकी राब्ते की नाकामियां दोहराते हैं। तो ये कहावत हिकमत के सफ़र की नहीं, बल्कि एक ही गलती के बार बार दोहराए जाने की कहानी भी तो हो सकती है। क्या एक कामयाब बाप वो नहीं जो अपने बेटे को ये समझ बूझ वक्त से पहले दे सके? आप कामयाब बाप की आप कह लें कि एक मिसाली तस्वीर पेश करें जो हकीकत से थोड़ी दूर है। हकीकत तो ये है कि वालिदैन
इंसान होते हैं वो कामिल नहीं होते। ये चक्कर इस बात का इतराफ है कि हम सब सीखने के अमल में हैं। बेटे का बाप की जगह पर पहुंचकर उसे समझना दरअसल हमदर्दी की महराज है। ये वो लम्हा है जब फैसला और बगावत की जगह तफहीम और कबूलियत ले लेती है। ये रिश्ते की नाकामी नहीं बल्कि इसकी तकमील है। ये तस्लीम करना कि आपका बाप भी एक इंसान था जो अपनी समझ के मुताबिक बेहतरीन कोशिश कर रहा था, ये एक बहुत बड़ी रूहानी नशोनुमा है। मैं मानता हूं कि हमदर्दी अहम है, लेकिन इस चक्कर को नागुज़ीर समझना हमें बेहतर बनने की कोशिश से रोकता है। हम ये कहकर बड़ी उल्ज़िमा हो जाते हैं कि भाई ऐसा ही होता है। और यही सोच मुझे हमारे दूसरे नुक्ते की तरफ लाती है, जो इससे भी ज़्यादा परेशान कुन है। जब हम रिश्तों में राब्ते की नाकामी को कबूल कर लेते हैं, तो फिर हम मोहब्बत में ज़हर जैसी इस्तिलाह को भी कबूल करने लगते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके नज़दीक एक ज़हरीले और एक गहरे, पेचीदा रिश्ते में क्या फ़र्क है? क्योंकि ये प्रोमो की जो ज़ुबान है, वो इन दोनों के दरमियान की लकीर को धुंधला देती है। ये एक बहुत अहम सवाल है। मेरे नज़दीक फ़र्क नीयत और नतीजे में है। जहर का लफ्ज़ यहाँ इख्तियाराती तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये उस शदीद जज्बाती कर्ब की तरफ इशारा है जो गहरे लगाव से पैदा होता है। जब आप किसी से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं तो उसे खो देने का डर, उसकी तकलीफ पर आपका दर्द या रिश्ते में पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल, ये सब जहर की तरह महसूस हो सकता है। ये दर्द इसलिए शदीद होता है क्योंकि मोहब्बत शदीद होती है और फिर उसी रिश्ते से मिलने वाला सुकून और खुशी दवा बन जाती है। ये नफ्सियात में जिसे डायलेक्टिक्स कहते हैं, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। दो मुखालिफ कुव्वतें, दर्द और सुकून, एक साथ मौजूद हैं और यही रिश्ते को तवानाई और गहराई देती हैं। वो जो जुमला है, तू ही दर्द मेरा, तू ही मरहम भी था, ये इसी हकीकत का खुलासा है। मैं इस डायलेक्टिक्स वाली बात से इत्तेफाक नहीं करता, जब इसे जहरीले रवैयों को जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक माहिर नफ्सियात के तौर पर मैंने दर्जनों ऐसे केसेस देखे हैं जहां लोग मोहब्बत को जहर कहकर जज्बाती इस्तेसाल को जवाब पेश करते हैं। जलता सा नूर हूं तेरे साथ, ये सुनने में कितना शायराना लगता है ना? लेकिन अमली जिंदगी में ये वो रिश्ता है जहां आपका साथी आपको कहता है कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं, और आप इस जलन को रोशनी समझने लगते हैं। ये परवाने की शमा की तरफ कशिश है, जिसका अंजाम तबाही है। जहर फाल तौर पर नुकसान पहुंचाता है, ये आपकी खुदी को खत्म करता है। एक सेहतमंद साथी आपके नूर को जलाता नहीं, उसे मजीद रोशन करता है, उसे बुझने से बचाता है। ये जुबान, ये बाहमी इन्हिसारी यानी को डिपेंडेंसी की अक्कासी करती है, जहां दो लोग दर्द और सुकून के लिए एक दूसरे पर इस तरह इन्हिसार करने लगते हैं कि वो इस चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पाते। आप बदतरीन मुमकिना सूरत हाल की तशरीह कर रहे हैं, लेकिन हर शिद्दत जज्बाती इस्तिसाल नहीं होता। अटैचमेंट थ्योरी हमें बताती है कि जिस शख्स से हम सबसे ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं, उसी शख्स के पास हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने की ताकत भी होती है। उसकी एक छोटी सी बेरुखी भी गहरा जख्म दे सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि ये रिश्ता जहरीला है? नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। आप इस्तेहकाम पर बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या एक बिल्कुल मुस्तहकम, स्पॉट और महफूज रिश्ता एक बामानी और पुरजोश रिश्ते का मुतबादिल हो सकता है? कुछ लोग ऐसी पुरसुकून जिंदगी चाहते हैं, लेकिन कुछ के लिए मोहब्बत की गहराई उसके तूफानों में ही पोशीदा होती है। यही तूफान हमें अपनी और अपने साथी की हदूद को समझने में मदद देते हैं और हमें एक साथ मजबूत बनाते हैं। लेकिन दर्द का मकसद नशोनुमा होना चाहिए, ये रिश्ते की मुस्तकिल हालत नहीं होनी चाहिए। अगर आपका रिश्ता मुस्तकिल तौर पर दर्द और मरहम के चक्कर में है, तो ये नशोनुमा नहीं, ये एक जख्म है जो कभी भरता ही नहीं। आप इसे तूफान कहकर शायराना बना रही हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये मुसलसिल बेचैनी, डर और अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत होती है। एक सेहतमंद रिश्ते का मकसद एक महफूज पनाहगाह फराहम करना होता है, एक ऐसा ठिकाना जहां आप दुनिया के तूफानों से लड़कर सुकून हासिल कर सकें। अगर आपका घर ही तूफान का मरकज बन जाए, तो आप कहां जाएंगे? इस मंतिक के मुताबिक तो हमें रिश्तों में हुदूद कायम ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हुदूद तो शिद्दत को कम करती हैं। बिल्कुल नहीं, हुदूद बहुत जरूरी हैं, लेकिन हुदूद का मतलब जज्बात को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनका एहतराम करना है। मेरा नुक्ता यह है कि
ان رشتوں کی اصل سچائی ان کے تضادات کو قبول کرنے میں ہے۔ زندگی سیاہ اور سفید نہیں ہوتی۔ باپ آخرکار صحیح ثابت ہوتا ہے، لیکن اس سچائی تک پہنچنے کا سفر پیچیدہ اور تکلیف دہ ہے۔ محبوب بے وقت زہر بھی ہے اور دوا بھی، کیونکہ محبت خود ایک پیچیدہ اور طاقتور جذبہ ہے۔ ان پیچیدہ حرکیات کو صحت مند یا زہریلے جیسے سادہ لیبلز میں بند کرنے کی کوشش، یہ انسانی فطرت کی اس گہری عکاسی کو نظر انداز کرتی ہے جو اس مواد میں کی گئی ہے۔ یہ رشتے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہی تکلیف ہمیں اپنی ذات کی گہرائیوں سے متعارف کرواتی ہے۔ یہیں پر ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہمارا مقصد تضادات کو رومانوی انداز میں قبول کرنا نہیں، بلکہ وضاحت اور استحکام حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ ایک باپ جو دہائیوں بعد صحیح سمجھا جائے، وہ اپنے حال میں اپنی بات سمجھانے میں ناکام رہا۔ ایک رشتہ جو زہر اور دوا دونوں محسوس ہو، وہ بحران کا شکار ہے، اور اسے حل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کی تعریف میں شاعری کرنے کی۔ ایک مستحکم اور غیر زہریلے تعلق کی تلاش ہی ایک پختہ اور سمجھدار رشتے کی علامت ہے۔ ان تضادات کو محض زندگی کی حقیقت کہہ کر قبول کر لینا ایک طرح کی بے بسی ہے، جو ہمیں بہتر رابطے اور صحت مند زندگی کی تلاش سے روکتی ہے۔ ہمارا مقصد ان چکروں کو توڑنا ہونا چاہیے، نہ کہ نسل در نسل ان میں پھنسے رہنا۔ حقیقت کو بڑی خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ میرے نزدیک یہ تضادات ایسے مسائل نہیں ہیں جنہیں ہر حال میں حل کیا جائے، بلکہ یہ ایک بامعنی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ یہی وہ تجربات ہیں جو کردار کو گہرائی اور سمجھ بوجھ کو وسعت دیتے ہیں، چاہے وہ سمجھ دیر سے ہی کیوں نہ آئے۔ یہ قبول کرنا کہ محبت اور درد ایک ہی سکے کے دو رخ ہو سکتے ہیں، یہ کمزوری نہیں بلکہ انسانی ہونے کی پختگی کی علامت ہے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اگرچہ یہ تحریر جذباتی طور پر بہت پر اثر ہے، لیکن یہ ان نمونوں کو بیان کرتی ہے جو نفسیاتی طور پر غیر فعال اور نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں رشتوں میں واضح رابطے، جذباتی تحفظ اور استحکام کو ترجیح دینی چاہیے۔ نسل در نسل رابطے کی ناکامی اور زہریلے رومانوی تعلقات کو گہرا یا ضروری سمجھنا ایک خطرناک سوچ ہے جو نقصان دہ رویوں کو معمول بناتی ہے اور لوگوں کو تکلیف دہ رشتوں میں رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمیں ان تضادات کو چیلنج کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں اپنی تقدیر مان کر قبول کر لینا چاہیے۔ یہ واضح ہے کہ یہ مختصر سا مواد ہمارے قریبی ترین رشتوں کی نوعیت پر اور ان سے ہماری توقعات پر کتنے بنیادی سوالات اٹھاتا ہے۔ بالکل، اور اب یہ فیصلہ سننے والے پر ہے کہ وہ ان رشتوں کی خوبصورتی کو ان کی پیچیدگیوں اور تضادات میں تلاش کرتے ہیں، یا پھر ان پر قابو پا کر جذباتی استحکام اور سکون حاصل کرنے کی جدوجہد میں۔